जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की क्लास अभी सामने आपके जो जेल प्रेरी और पटवार का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इन एग्जाम्स के अंदर आपके राष्ट्रीय समसामयिकी नाम से एक टॉपिक ऐड है। उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और जिन साथियों ने पहले से क्रोनोलॉजी को पढ़ रखा है उनके लिए तो ये क्लास एक तरीके से रामबाण होगी, क्योंकि इस पूरी क्लास के अंदर आपकी कंप्लीट क्रोनोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ कुछ कुछ घटनाएं, कुछ सवाल इसके अंदर अपन इंटरनेशनल लेवल के भी लेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो एक तरीके से ये क्लास ओवरऑल आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर आधारित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी की अपन शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 17 से 18 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर भारत यात्रा पर आए? अब देखो, हालांकि ये इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन क्योंकि अमीर जो है कतर दोहा के अमीर है, वो भारत की यात्रा पर आए और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ आकर के समझौते करके गए, कुछ महत्वपूर्ण संधियां यहाँ आके गए, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन इनके भारत यात्रा पर आने की वजह से निकले हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, भारत यात्रा पर देखो अमीर अमीर क्यों कहा गया है इनको, कौन से देश के अमीर है ये? जैसे अपने भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही कतर के जो साथियों हेड होते हैं उनको अमीर बोला जाता है। तो ये कतर के हेड भारत आकर के गए थे 17 से 18 फरवरी 2025 को। इनका क्या नाम था अमीर का? अमीर का नाम था शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। ये इनका नाम था। नाम याद रखना आपको जरूरी है नहीं, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है। एक तो ये कब आए थे? फरवरी महीने के अंदर आए थे, ये ध्यान रखना है। और ये उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी भारत के लिए। इससे पहले एक बार ऑलरेडी वो यात्रा कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनके भारत आने की वजह से हुआ क्या है, क्या महत्वपूर्ण डिसीजन निकल करके आए? तो सबसे पहली बात, कतर में जो क्यूएनबी है साथियों, वहां के बिक्री केंद्रों में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसको आप यूपीआई के नाम से जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भारत के द्वारा बनाया गया एक पेमेंट गेटवे है, एक पेमेंट इंटरफेस है साथियों, उसका संचालन किया जाएगा कहां पर? कतर के अंदर। कुछ दिनों पहले आपने लगभग 1-2 महीने पहले ये बात सुनी होगी कि मालदीव ने भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि मालदीव के अंदर अब जो ऑनलाइन पेमेंट होंगे वो भारत के यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस का यूज करते हुए होंगे। और अब यही चीज कतर ने भी अपना ली है। कतर के अंदर भी भारतीय का इसका संचालन किया जाएगा और इसका साथियों कुछ रेवेन्यू जो है वो भारत को भी प्राप्त होगा। दूसरी बात, कतर नेशनल बैंक द्वारा, कतर की जो नेशनल बैंक के साथ ही उस बैंक के द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, जिसको आप गिफ्ट के नाम से जानते हो, GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, ये जो साथियों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक है, इस शहर में एक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। किसका? कतर नेशनल बैंक के द्वारा। यानी कि कतर की जो नेशनल बैंक है वो अपना एक कार्यालय गुजरात के एक शहर के अंदर स्थापित करेगी आकर के। चलो नेक्स्ट अपना दूसरा सवाल कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा है उसके दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को कौन सा फाइटर जेट देने की पेशकश करी? अब क्योंकि अन्य देशों के हेड भारत आते हैं यात्रा पर, तो भारत के प्रधानमंत्री भी अन्य देशों की यात्रा पर गए थे फरवरी महीने के अंदर। और कुछ 3-4 देशों की, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इन 2-3 देशों की इंपॉर्टेंट उन्होंने यात्रा करी और वहां जाकर के कुछ महत्वपूर्ण समझौते सामने निकल करके आए, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने निकल करके आए। वो डिसीजन जो है वहां से आपके लिए सवाल पुटअप एग्जाम में हो सकता है। तो पहली बात क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी जो यात्रा थी, जब वो अमेरिका गए थे यात्रा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब उन्होंने मीटिंग करी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सा फाइटर जेट देने की पेशकश करी है? तो अमेरिका का एक फाइटर जेट है साथियों जिसका नाम है F-35। ये F-35 डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को देने की पेशकश करी है। अच्छा, कब यात्रा करी थी? 13 से 14 फरवरी 2025 को यात्रा करी थी। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस निकल करके आए? एक तो यूएस इंडिया ट्रस्ट की घोषणा की गई कि भारत और यूएसए दोनों मिलकर के एक ट्रस्ट की स्थापना करेंगे, जिस ट्रस्ट के अंदर फंडिंग इकट्ठी होगी और वो फंडिंग जो है दोनों देशों के डेवलपमेंट और आपसी एक तरीके से कह लो आप आपसी समझौतों को या आपसी संबंधों को मजबूत करने के काम आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन, 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट का निर्माण किया जाएगा साथियों। और ये जो यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट है ये मिलकर के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा और दोनों देशों के व्यापार को आपस में बढ़ाएगा। इसके अलावा 26/11 का जो मुंबई का हमला हुआ था भारत में, उसके आतंकवादी हमले के जो आरोपी है साथियों तहब्बुर राणा, उसको भारत प्रत्यावर्तित करने की घोषणा करी। आपको पता होगा 26/11 का जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें मुख्य आरोपी थे आपके तहब्बुर राणा।
इत्तेबुर राणा को, ये अभी अमेरिका के अंदर छुपे बैठे थे, इनको भारत भेजने की, प्रत्यर्पित करने की घोषणा कर दी गई और F-35 फाइटर जेट देने की भी घोषणा की गई। तो ये कुछ 3-4 डिसीजंस निकल करके आए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट की स्थापना कब की गई। जब आपसे ये बात पूछी जाएगी तो आपको पता रहना चाहिए कि ये स्थापना की गई थी फरवरी 2025 के अंदर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। अब देखो, ये जो मोदी जी की फ्रांस यात्रा थी, वहां से इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी बहुत ज्यादा एक तरीके से फैल रहा है, या बहुत ज्यादा एक तरीके से लोगों के मोबाइल के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाता जा रहा है और लोगों के रोजगार को खत्म करता जा रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समाज के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट हो, उसके लिए एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, ये कौन सा सम्मेलन है साथियों? एआई एक्शन शिखर सम्मेलन है। एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, ये आपसे पूछा है, तो ये किया गया था आपके फ्रांस के अंदर। क्यों? क्योंकि हाल ही में मोदी जी ने जब फ्रांस की यात्रा करी थी पेरिस फ्रांस के अंदर गए थे, ग्रैंड पैलेस जो है पेरिस फ्रांस के अंदर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है आपके इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता भी करी थी। तो यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने निकल करके आ सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन होता है 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस के अंदर। कहाँ होता है? ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस के अंदर। और सह अध्यक्षता की जाती है। सह अध्यक्षता मतलब साथ मिलकर के दोनों अध्यक्षता करते हैं। कौन कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या यहाँ पर घोषणा होती है? एक इंपॉर्टेंट जो घोषणा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस ने एआई के विकास के लिए $400 मिलियन के फाउंडेशन सपोर्ट की घोषणा करी है, एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए। वैसे बेसिकली देखो, आने वाले टाइम में एआई जो है, आपको पता है, हजारों लोगों की जॉब्स वैसे भी खाने वाला है। अभी भी काफी लोगों की जॉब्स को ये खत्म कर चुका है ऑलमोस्ट। अब इस एआई का समाज के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो, मानव जाति के लिए ये नुकसानदायक ना हो, उसके ऊपर काम करने के लिए इस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के पेरिस के अंदर कहां पर किया गया? ग्रैंड पैलेस के अंदर किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न अगला आपके सामने कि 2025 में जो एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है, कौन से सूचकांक की बात कर रहा है प्यारे साथी? ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। पहली बात तो यही आपको ध्यान रखनी कि जारी कब किया गया? फरवरी 2025 में जारी किया। इसके संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है आपको कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। सबसे पहली बात कह रहा है कि इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर भारत का स्कोर कितना था? 38 था। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? तो आपने अगर पढ़ रखा होगा, क्रोनोलॉजी पढ़ रखी होगी, तो आपको पता चलेगा। ये देखो, कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। कुछ सूचकांक, कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जिसके अंदर फैक्ट सीधे सीधे आपको ध्यान रखने होते हैं। बेसिकली ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बताता क्या है? इतना सा जान लो, किसी भी देश के सरकारी उपक्रमों के अंदर कितने लेवल का भ्रष्टाचार है, उसके आधार पर उन देशों को रैंकिंग दी जाती है और 100 में से स्कोर दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल 180 देशों के करीब देशों को ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ने रैंकिंग दी है, जिसमें से ये भारत का स्कोर कितना है? तो 38 आउट ऑफ 100 भारत को स्कोर मिला है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत का स्थान इसके अंदर 90 था, तो यहां पर इन्होंने गड़बड़ कर दी है। 90 नहीं था प्यारे साथी, भारत का स्थान इसमें 96 था। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। तीसरा कह रहा है शीर्षस्थ राष्ट्र इसके अंदर डेनमार्क था, तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले पायदान के ऊपर डेनमार्क आया, मतलब डेनमार्क के अंदर साथियों भ्रष्टाचार एक तरीके से नगण्य है। और निम्नतम स्थान आया है इसके अंदर दक्षिणी सूडान का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसने आपसे पूछा है कि असंगत युग्म का चयन करो, तो केवल और केवल 2 जो है ये असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी आप चूज कर लोगे। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से एक संस्था है साथियों, टीआई जिसको आप बोल सकते हो। इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क जो है इसकी रैंक पहली आई है और इसका स्कोर कितना है? तो 90 आउट ऑफ 100 इसको स्कोर मिला है, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत कम है। दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। अगर निम्नस्थ देशों की बात करें तो सबसे लास्ट 180वीं रैंक के ऊपर आपका दक्षिणी सूडान है, जिसको केवल 8 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। दूसरे नंबर पर आपके सोमालिया है। पहले नंबर पर तो कौन है? अगर निम्नतम देशों की बात करें तो सबसे लास्ट में 180वें नंबर पर दक्षिणी सूडान है और 179 नंबर पर आपका सोमालिया है। इसके अगले वाला जो है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर सिंगापुर नहीं आएगा, है ना, इसको आप कैंसिल कर लेना, काट लेना।
आपको निम्नतम 2 देशों के नाम याद रखने हैं और उच्चतम जो 3 देश है उनका नाम याद रखना है और भारत का याद रखना है। भारत की रैंक कौन सी थी? तो 96 रैंक थी भारत की। कौन सी रैंक थी भारत की? याद रखनी है आपको, 96 रैंक थी भारत की आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से। और स्कोर कितना था भारत का? तो 38 था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रश्न अगला आपके सामने, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। ये वाला सूचकांक भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। जलवायु जोखिम सूचकांक, इसके अंतर्गत ये पूछ रहा है आपसे कि कितने प्रमुख संकेतकों के आधार पर देशों पर मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझो कि जलवायु जोखिम सूचकांक होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा सूचकांक है प्यारे साथी, जिस सूचकांक के अंदर ये दर्शाया जाता है कि दुनिया भर के देशों में से कौन से देश ने सबसे ज्यादा मौसमी दुष्प्रभावों को या मौसमी घटनाओं को सहा है। यानी कि जो मौसम की वजह से जैसे बाढ़ आना हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होती है, सबसे ज्यादा मार कौन से देश पे पड़ी है, उसके आधार पर ये जलवायु जोखिम सूचकांक दिया जाता है कि मौसमी घटनाओं से कौन सा देश कितना ज्यादा पीड़ित है। प्रमुख इसके अंदर कितने संकेतक है ये आपसे पूछ रहा है। तो महत्वपूर्ण 6 संकेतक के साथियों, 6 पैरामीटर्स है जिनके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। अच्छा, ये जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है? जारीकर्ता का अगर आपसे नाम पूछे तो जर्मन वॉच ये इसको जारी करता है। कुल कितने संकेतक इसके अंदर है? तो कुल 6 संकेतक है। और प्रमुख तथ्य इसके बारे में जो आपको क्या ध्यान रखना है कि अच्छा, ये जो जारी किया गया है ना जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में जारी किया गया है, तो ये 2022-23 तक का आंकड़ा अपने साथ में शेयर कर रहा है कि साल 2022 में सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश कौन से थे। ऐसे कौन कौन से देश थे जो कि जलवायु परिवर्तन या फिर मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित रहे। उसमें पहले स्थान पर आपका पाकिस्तान आता है, दूसरे पर बेलीज, तीसरे पे इटली, चौथे पे ग्रीस और पांचवें पे स्पेन। आगे अपन बात करें तो 1993 से लेकर 2002, ये पूरा जो टाइम पीरियड देखेंगे साथियों अपन, इस पूरे टाइम पीरियड में सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन से देश रहे हैं। उसके अंदर आपके पहले नंबर पे डोमिनिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, क्योंकि चीन के अंदर भी आपको पता है आए दिन कभी सुनामी आती रहती है, कभी भूकंप आता रहता है। तीसरे नंबर पे आपके होंडुरास, चौथे नंबर पे म्यांमार। म्यांमार में हाल ही में आपको पता है भूकंप आया था। म्यांमार भी जो कि आपके दक्षिणी चीन सागर के आसपास का भारत के पूर्वी इलाके के अंदर समुद्र से टच करता हुआ इलाका है, तो यहाँ पर भी भूकंप आया था, बहुत तेल का मच गया था। पांचवें नंबर पर आपका इटली है। यानी कि ये वो वाले देश हैं जो कि मौसमी घटनाओं से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर साथियों, भारत ज्यादा से ज्यादा एक सूखे की समस्या से जूझा है ना, 1992 से लेकर के 2022 के अंतराल के बीच में। इसके अलावा भारत के ऊपर कुछ ज्यादा इस प्रकार की मौसमी परिघटनाएं देखने को नहीं मिली है। सबसे बड़ा जो है वो सूखे की समस्या आई थी भारत के अंदर। सवाल अगला अपन देखते हैं प्यारे साथियों कि दिल्ली की जो 8वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब यहां से आपके नेशनल करंट अफेयर्स के सवाल शुरू हो जाते हैं। और दिल्ली के अंदर आपको पता है 8वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। खास बात क्या है, विधानसभा 8वीं थी लेकिन मुख्यमंत्री 90वें नंबर का बना है। क्यों? क्योंकि 7वें नंबर की जो विधानसभा थी उसमें पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और उसके बाद में आतिशी मारलेना और मुख्यमंत्री बन गई थी उसी विधानसभा के अंदर। इसलिए विधानसभा तो 8वीं है लेकिन मुख्यमंत्री 90वें नंबर का बना है, ये बात ध्यान रखना। सवाल कहना चाह रहा है कि ये 8वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके बारे में आपको कथनों पर विचार करना है, फिर नीचे बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आ जाओ देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुल विधानसभा के सदस्य यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी है दिल्ली के अंदर? 70 है, बिल्कुल सही बात है। भाजपा को प्राप्त सीट, भाजपा को विधानसभा की कितनी सीटें प्राप्त हुई है दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें? 48 सीटें प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आप आई है और उस आप को साथियों कितनी सीटें मिली थी? तो 22 सीटें आपको मिली थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भाजपा को प्राप्त मत प्रतिशत 45.56% है, तो ये वाली बात भी सही है। लगभग 45.56% मतदान जो है भाजपा को प्राप्त हुआ था। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री है, बिल्कुल सही बात है, 9वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी है, वे तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब देखो, एग्जामिनर को जब आपका सवाल गलत करवाना होगा ना तो वो इसी प्रकार से आपसे टफ क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पहला स्टेटमेंट तो इसने एक ही स्टेटमेंट में सही दे दिया, अगले स्टेटमेंट में बोला है कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना, ये जो आपकी रेखा गुप्ता है ये तीसरे नंबर की नहीं साथियों, ये 4th नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, इससे पहले कौन कौन बन चुकी है? तो एक नंबर पे आपकी एक तो सुषमा स्वराज बन चुकी है, एक शीला दीक्षित बन चुकी है, एक आतिशी मारलेना बन चुकी है और चौथे नंबर पे आपकी रेखा गुप्ता जो है ये आखिर की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, 3 जो नाम बताए मैंने आपको सारे के सारे दिया, याद रखना है। आतिशी मारलेना भी बन चुकी है आपकी, सुषमा स्वराज जो है ये भी आपकी मुख्यमंत्री बन चुकी है और शीला दीक्षित जी है
ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो दिल्ली की विधानसभा के इतिहास में मुख्यमंत्री के पद पर आज तक 4 महिलाएं बैठी है, जिसमें चौथे नंबर की आपकी रेखा गुप्ता है, जो कि बीजेपी की पार्टी की है। अब इसने क्या पूछा है कि कथन सत्य नहीं है। आपको पता है केवल और एक 4th नंबर सत्य नहीं है, बाकी 1 2 3 तीनों सही है। तो आप क्या चुनाव करोगे? ऑप्शन नंबर डी। चलो, इसके बारे में ये लिखा हुआ ही है कि कुल विधानसभा की सीटें 70 है, 48 बीजेपी ने जीती है, 22 सीटें आपने जीती है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, बीजेपी को 45.56% का मतदान मिला और आपको साथियों 43.57%। और ये 9वीं नंबर की और चौथी महिला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कौन से नंबर की? 9वें नंबर की है। ये रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं। रेखा गुप्ता के अलावा 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण करी थी और विधानसभा के इसमें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो आपके विजेंद्र गुप्ता बने हैं। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा है और 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है और विधानसभा के अध्यक्ष आपके वासुदेव देवनानी जी है। उसी प्रकार से दिल्ली की विधानसभा के अंदर अध्यक्ष कौन है? ये विजेंद्र गुप्ता जी है। चलो, सवाल अगला देखते हैं। ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग, ये GRR की बात कर रहा है प्यारे साथी। ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग 2025 की जो ये रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये जो साथियों ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग है, ये दुनिया भर की टोटल 300 यूनिवर्सिटीज को प्रदान की गई रैंकिंग है। और किसके द्वारा दी जाती है? तो ये THE के द्वारा दी जाती है साथियों। THE क्या है? अभी इसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। THE के द्वारा ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग दी जाती है दुनिया भर की लगभग 300 यूनिवर्सिटीज को। और इन 300 यूनिवर्सिटीज में से साथियों भारत की केवल 4 यूनिवर्सिटीज का नाम शामिल है। तो कितनी यूनिवर्सिटीज है भारत की? 4 है। अच्छा, पहले नंबर पर कौन सी आई? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पर आई है। पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग है, या फिर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग बोल लो या फिर ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग बोल लो, एक ही बात है। इसको जारी कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन, THE के द्वारा इसको जारी किया जाता है रैंकिंग को। शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसके अंदर शीर्ष स्थान मिला है। कितने पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग डिसाइड की जाती है? कुल 6 पैरामीटर है। ध्यान रखना, जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर भी 6 ही पैरामीटर थे और इसके अंदर भी आपके 6 ही पैरामीटर है। कौन कौन से पैरामीटर है? रिसर्च वोट काउंट, यानी कि एक तो वोट काउंट होता है वहां पर किसका? रिसर्च का, कि यहाँ पर रिसर्च का लेवल कैसा है। दूसरा टीचिंग का वोट काउंट होता है कि टीचिंग स्किल्स यहाँ की कैसी है, यहाँ का स्टाफ फैकल्टी कैसी है। तीसरा है रिसर्च पेयर वाइज कंपैरिजन, यानी कि पेयर वाइज कंपैरिजन किया जाता है सभी यूनिवर्सिटीज का आपस में। टीचिंग पेयर वाइज कंपैरिजन और रिसर्च वोटर डाइवर्सिटी, उसके अलावा टीचिंग वोटर डाइवर्सिटी, यानी कि ये रिसर्च और टीचिंग के आसपास ही घूमते हुए टोटल 6 पैरामीटर है जिनके आधार पर इन यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और इसके अंदर भारत की टोटल 4 यूनिवर्सिटी शामिल हुई है, जिसमें से अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की पहले नंबर की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो साथियों आपको IIT बेंगलुरु को इसमें चुनना है। जो आपके भारतीय संस्थान है IIT बेंगलुरु, इस बेंगलुरु को इसके अंदर पहली रैंकिंग मिली है जो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर। और दूसरे नंबर पर आपकी IIT दिल्ली है, तीसरे नंबर पर IIT मद्रास है और चौथे नंबर पर शिक्षा ओ संस्थान है। अच्छा, ये IIT नहीं होगा साथियों, ये IISC होगा, इसको करेक्ट कर लेना। IISC इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बंगलुरु के अंदर है। इसको फर्स्ट रैंक मिली है इसके अंदर, ठीक है ना। ये IIT नहीं होगा, IISC होगा, इसको करेक्ट कर लेना आप। टाइपिंग एरर है यहाँ पर, क्योंकि बंगलुरु के अंदर जो IISC है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको पहली रैंकिंग इसके अंदर मिलती है। चौथे नंबर पर शिक्षा ओ संस्थान इसको मिलती है। शिक्षा ओ संस्थान कहाँ पर है? ये ध्यान रख लेना, शिक्षा ओ संस्थान आपका उड़ीसा के अंदर है। एक यहाँ पर नोट करके जो बात आपको लिखनी है ना साथियों, जहां से सवाल अगर थोड़ा सा डीप एग्जामिनर बनाना चाहेगा तो आपसे क्या पूछ सकता है? ये जो शिक्षा ओ संस्थान है ना साथियों, इस रैंकिंग के अंदर पहली बार ही शामिल हुआ है, ठीक है। इससे पिछले साल जब 2024 में ये रैंकिंग जारी की गई थी, तब भी भारत की 4 यूनिवर्सिटीज थी इसके अंदर। और ये यूनिवर्सिटीज कौन से रैंकिंग ग्रुप के अंदर आती है? तो देखो, एक तो रैंकिंग दी जाती है 1 से लेकर 100 के बीच में, अगली रैंकिंग मिलती है 101 से लेकर के 200 के बीच में, उसकी अगली रैंकिंग मिलती है 201 से लेकर के 300 के बीच में। तो अपनी भारत की जो 4 यूनिवर्सिटी है, चारों की चारों 201 से लेकर के 300 रैंकिंग जो ग्रुप है, इस वाले रैंकिंग ग्रुप के अंदर शामिल है। यहां पर एग्जामिनर आपसे या तो ये पूछ सकता है ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग के अंदर भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। तो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो IISC बेंगलुरु है, जिसको भारत की यूनिवर्सिटीज में से प्रथम स्थान मिला है। और कुल कितनी यूनिवर्सिटीज भारत की जिसको इसके अंदर स्थान मिला है? तो कुल 4 ही यूनिवर्सिटीज है जिनको टोटल 6 मानकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और ये शिक्षा और संस्थान पहली बार शामिल हुआ है। इससे पहले पिछले साल IIT बॉम्बे हुआ करता था साथियों। यहाँ पे कौन हुआ करता था? IIT बॉम्बे।
ये मैं लिख दे रहा हूं आपके। आईआईटी बॉम्बे इस बार इस सूची से बाहर हो गया है, टॉप 300 के अंदर नहीं आया है, और इस बार शिक्षा और संस्थान जो कि ओडिशा के अंदर है उसने इसके अंदर जगह बना ली है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण, जिसको आप नक्शा के नाम से जानते हो, इस नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया? ये बात कर रहा है साथियों नक्शा कार्यक्रम की। अब आप में से कोई विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो या थोड़ा मेहनती हो तो एक काम करो, कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे नक्शा की फुल फॉर्म इंग्लिश में बताओ। हिंदी में तो इसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण। ये एक तरीके से एक लैंड सर्वे होगा साथियों, भू सर्वेक्षण होगा, है ना। शहरी पर्यावास, अर्बन जो आपके हैबिटेशन होगा उसका साथियों ज्ञान आधारित क्या है, एक भू सर्वेक्षण है, नक्शा। और इस नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये पूछा है। पहले ये समझ लो कि नक्शा कार्यक्रम है क्या। तो साथियों ड्रोन के माध्यम से जो शहरी क्षेत्रों की भूमि है उसका क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा डिजिटल तरीके से, और उस लैंड का नामांकन उस भूमि के मालिकों के नाम पर किया जाएगा, जो भू अभिलेख है वो उनके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। एक तरीके से आप समझ लो, एक तो पटवारी आपके गांव में या आपके शहर में आकर के पूरा का पूरा ऐसे मेजरमेंट करके आपका भू अभिलेख या आपके मकान का पट्टा बनाता, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। अब ड्रोन के माध्यम से डिजिटल तरीके से सर्वेक्षण होगा और उस सर्वेक्षण के द्वारा जो है आपको भू अभिलेख प्रदान कर दिया जाएगा आपकी भूमि का, आपके निवास स्थान का। इसीलिए इसको शहरी पर्यावास बोला है। स्टार्टिंग के अंदर ये कुछ नगरीय निकायों के अंदर ही चालू किया जाएगा, जिसमें से भारत के कितने नगरीय निकाय इस नक्शा कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं? अगर भारत के नगरीय निकाय पूछ ले तो 152 शहरी निकायों को शामिल किया गया है। नक्शा कार्यक्रम में भारत के कितने निकायों को? 152 शहरी निकायों को शामिल किया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान के कितने निकायों को इसमें शामिल करा है, तो इन 52 में से साथियों 10 निकाय राजस्थान के हैं। 10 कहाँ के हैं? राजस्थान के। और राजस्थान के कौन कौन से हैं ये मैंने राजस्थान वाली क्लास के अंदर आपको याद भी करवाया था नक्शे के माध्यम से। आ जाओ एक बार वापस बता देता हूं, इन 10 का नाम आपको याद रखना जरूरी है, कौन कौन से निकाय है राजस्थान से, ये वाला। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें पश्चिम की। पश्चिम के अंदर है साथियों आपका जैसलमेर। कौन सा नगरीय निकाय है? जैसलमेर। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है आपका नाथद्वारा। कौन सा? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ये राजसमंद में पड़ता है। अगर अपन साथियों पूर्व की बात करें, सबसे पहले अपन उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर के अंदर आप चुनोगे इसके अंदर नवलगढ़ को, और नवलगढ़ कहां पर है आपका? नवलगढ़ है आपका झुंझुनू के अंदर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने जय। ठीक है, अब देखो यहां पर उत्तर के अंदर, अच्छा एक और देख लेते हैं। यहां पर अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व के अंदर कौन सा है? तो पूर्व के अंदर आपका इसके अंदर है 12। अब आ जाओ, 3 बच गए कितने? 6 और बच गए। 6 के अंदर से देखो, एक तो कोटपुतली बेरोड नया जिला बना है, उसमें से बहरोड इसके अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा खेरतल तिजारा नया जिला बना है, वहां से भिवाड़ी इसके अंदर शामिल है। और जब अपन बात करेंगे जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले से साथियों एक इसके अंदर शामिल हुआ है, कौन? बगरू। जयपुर जिले से किसको शामिल किया गया है? बगरू नगरीय निकाय को। जब अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर से एक आपका कृष्णगढ़ इसके अंदर शामिल है, और कृष्णगढ़ के अलावा दूसरा आपका पुष्कर शामिल है। दूसरा कौन सा शामिल है? दूसरा आपके पुष्कर नगर निकाय शामिल है। और इससे नीचे जब आप आओगे तो एक ब्यावर जिला आपके इसके अंदर शामिल है। तो इस प्रकार से राजस्थान के टोटल 10 निकाय है। इन 10 के 10 निकायों का नाम आपको राजस्थान वालों का याद होना चाहिए। बाकी पूरे भारत से नक्शा कार्यक्रम में कितने? तो 152 शहरी निकायों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना प्यारे साथी। करेक्शन क्या करना है कि ये जो 12 मैंने आपको बताया, इस 12 की जगह पर आप सवाई माधोपुर कर लो। 12 की जगह पर क्या कर लो? 12 की जगह पर सवाई माधोपुर लिख लो। 12 नहीं होगा, ये पूर्वी राजस्थान से सवाई माधोपुर होगा। ठीक है, आई होप दिख तो रहा होगा क्लियरली आपको। जी बिल्कुल दिख रहा है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि भारत के अंदर ये जो नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है कहां से किया गया है? तो रायसेन जो साथियों मध्य प्रदेश के अंदर है, यहां से इस नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और भारत सरकार का ऑलरेडी एक डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है लैंड सर्वेक्षण का, उस प्रोग्राम के तहत ही इस नक्शा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस सवाल पर मैं इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल करंट अफेयर्स का सवाल भी आ जाता है और इसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाता है साथियों, क्योंकि नक्शा कार्यक्रम राजस्थान के 10 नगरीय निकायों के अंदर भी शामिल किया गया है।
अब देखो ये जो आपके नक्शा की फुल फॉर्म लिखी हुई है। दूसरी बात, शुभारंभ किसने करा था? तो जो केंद्रीय मंत्री है साथियों शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब? 18 फरवरी 2025 को। कहां पर? रायसेन सांची मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा, सम्मिलित निकाय कौन से हैं? 26 राज्य और 3 केंद्र शासित निकायों केंद्र शासित प्रदेशों के टोटल 152 शहरी निकायों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और संचालन कहां पर हो रहा है इसका? कौन से विभाग या मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। वित्त पोषण, कितना पोषण इसको मिलेगा? तो 194 करोड़ रुपए जो है इसके लिए वित्त पोषित किए गए हैं। और ये पूरे के पूरे 194 करोड़ रुपए कौन देगा? तो ये पूरे के पूरे आपकी केंद्र सरकार ही देगी। क्यों? क्योंकि ये मिशन, ये कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फरवरी 2025 में मणिपुर में कौन सी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर भारत का पूर्वी इलाका है जहां पर जनरली आतंकवादी घटनाओं की वजह से या इंटरनल अशांति की वजह से ज्यादातर राष्ट्रपति शासन लागू होता रहता है। अभी 2025 में 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कौन है वहां पर साथियों? जो एन वीरेन सिंह थे वहां के मुख्यमंत्री, उन एन वीरेन सिंह ने वहां पर इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर जातीय संघर्ष चल रहा है, आंतरिक अशांति है साथियों। उस आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आर्टिकल 356 पॉलिटी के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, चाहे आप ज्योग्राफी की बात करो, चाहे कल्चर की बात करो, चाहे हिस्ट्री की या फिर पॉलिटी की, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपसे राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादातर सवाल करंट अफेयर्स के अंदर चर्चा में रही हुई चीजों से उठाकर पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखो, राजस्थान करंट अफेयर्स में या फिर राजस्थान की पॉलिटी के अंदर अगर एग्जामिनर को आपसे सवाल पूछना होगा तो वो आपसे न्यायालय से जाकर के पूछ सकता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, कौन से आर्टिकल के तहत दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल के तहत करता है। यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान को 4 न्यायाधीश भी मिले साथियों, और उन 4 न्यायाधीशों के मिलने के साथ ही राजस्थान में 38 हो गई है न्यायाधीशों की संख्या। पता है ये बात आपको? एक छोटा सा वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को अपडेट भी करा था। उसी प्रकार से पॉलिटी का ये वाला टॉपिक, कौन सा टॉपिक जिसके अंदर साथियों राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, ये सीधा सीधा अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 356 है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। सवाल अगला आपके सामने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हुआ? पहली बात तो साथियों, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये वाला नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको नाम ध्यान रखना आपको। इस रिफॉर्म के द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है। क्या जारी की गई है? रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात है कि जितनी भी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत के अंदर, उनको कितना कितना चंदा मिला है और कहां कहां से चंदा मिला है। तो सबसे ज्यादा चंदा जो है साथियों बीजेपी को मिला है, कितना? 4340.47 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली चंदा नहीं है साथियों, बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना अमाउंट भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में प्राप्त हुआ है। और इन राजनीतिक पार्टियों को ज्यादातर चंदा किससे प्राप्त होता है? तो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ज्यादातर इनको जो है चंदा प्राप्त होता है। और ये कुछ टाइम पहले आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बारे में भी सुना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड इस प्रकार के बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जिनका नाम नहीं देख सकते आप कि ये चंदा आपको किसने दिया है। चंदा देने वाले को पता होता है, लेकिन ग्रहण करने वाले को उसका एक हिडन कोड होता है, उसके माध्यम से केवल वही पता लगा सकता है। जनता के बीच में ये चीज ओपन नहीं की जाती है कि ये चंदा हमको इसने दिया, ये हमको इसने दिया। जैसे बीजेपी पार्टी को मान लो अडानी या फिर आपके अंबानी ये अगर चंदा देते होंगे तो किसको पता? ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो चीजें हिडन रखी जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो राष्ट्रीय पार्टियों का जो चंदा है उसको लेकर के ये रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी की गई। वित्त वर्ष 2023-24 पिछले वित्त वर्ष के अंदर भाजपा को 4340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। चंदे की बात करें साथियों तो भाजपा पहले नंबर पर है चंदा प्राप्त करने में, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है जिसको 1225.12 करोड़ का चंदा प्राप्त हुआ है, तीसरे नंबर पे आपके सीपीआईएम है जिसको 167.636 करोड़ रुपए चंदा प्राप्त हुआ था। चलो सवाल अगला देखते हैं अपना। फरवरी 2025 में आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये जीबीबीसी की बात कर रहा है साथियों, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, हाल ही में बर्ड काउंट किया गया है, एक पक्षी जनगणना की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है?
कि यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 से 37 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। तो पहली बात बिल्कुल सही है। ये जो बर्ड काउंट है, पक्षी गणना, किसके द्वारा? जीबीबीसी के द्वारा, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के द्वारा ये जो जनगणना की गई है साथियों, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। टोटल आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो आपके 36 स्थान है, इन टोटल 36 के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर इसकी गणना की गई थी। इसमें केरल 543 प्रजातियों के साथ में सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहां पर इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी प्यारे साथी, पहले स्थान पर केरल नहीं रहा है। 543 प्रजातियां कौन से राज्य के अंदर मिली है? तो ये ध्यान रखना आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर पक्षियों की 543 प्रजातियां मिली है। ये एक तरीके से एक पक्षी जनगणना हुई थी साथियों, कि कौन कौन से राज्यों के अंदर पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां और कितनी संख्या में पाई जाती है। तो इसमें पश्चिम बंगाल जो है साथियों, ये आपका पहले नंबर पर आया है प्रजातियों के मामले में। वेस्ट बंगाल 543 प्रजातियां वेस्ट बंगाल के अंदर पक्षियों की पाई गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और इसने क्या पूछा है? सत्य कथन का चयन करो। तो सत्य कथन कौन सा है? केवल एक सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप चूज कर लोगे। इसके बारे में देखो, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये जीबीबीसी की बात कर रहा है, शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है जीबीबीसी। देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 से 17 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। वेस्ट बंगाल जो है आपका, पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर रहा, सही बात है। भारत में कुल प्रजातियों की संख्या कितनी थी अगर ये पूछ ले तो साथियों, पिछले वर्ष तो साथियों 1036 थी प्रजातियों की संख्या, जो इस बार बढ़ करके कितनी हो गई है? 1068, 1068 पूरे भारत के अंदर प्रजातियां आप देख लो। इसमें से लगभग आधे से ज्यादा प्रजातियां तो अकेले बंगाल के अंदर ही है, पश्चिम बंगाल के अंदर ही। तो पश्चिम बंगाल को तो फर्स्ट रैंक पे आना ही था। चेकलिस्ट के मामले में केरल जो है साथियों, ये 9856 प्रविष्टियों के साथ में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा। देखो, एक तो होता कि कुल प्रजातियां कितनी पाई गई है, दूसरा वहां पर चेकलिस्ट जारी की जाती है। चेकलिस्ट मतलब कि यहां पर कितने पक्षी किस प्रकार से पाए जा रहे हैं। तो चेकलिस्ट के मामले में आपका जो केरल है वो 9856 प्रविष्टियों के साथ में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि प्रजातियों के मामले में शीर्ष स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल रहा है। सवाल अगला आपके सामने, लोकसभा द्वारा संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने, अच्छा ये विस्तार 2 बार आ गया यहाँ पर, विस्तार करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? अब ये वाला प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार लगा करके रख लो। सबसे पहली बात, अब देखो यहां से जब पॉलिटी का फिर से सवाल बनेगा, मैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहां से आपको पॉलिटी का सवाल भी पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर। बताओ जरा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है? बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? क्यों? क्योंकि ये 22 भाषाएं हाल ही में चर्चा में रही है। आपको पता है संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है, जिनके द्वारा साथियों संसद के अंदर 6 नई भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन की सुविधा को चालू किया गया है। इससे पहले 10 भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन की सुविधा है। आप कहोगे गुरुजी ट्रांसलेशन की सुविधा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो सुनो मेरी बात। भारत के संसद के अंदर भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग सांसद जाकर के बैठते हैं। अब संसद के अंदर चर्चा मान लो चल रही है हिंदी या इंग्लिश भाषा में, और सांसद वहां पर बैठा है कोई मणिपुर का। अब मान लो उसको केवल बोडो भाषा ही समझ में आती है, उसको हिंदी अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती है, तो वो कैसे उस चर्चा के अंदर शामिल हो पाएगा या उसको कैसे समझ आएगी बातें? क्योंकि अपना भारत अनेकता में एकता वाला देश है, बहुभाषी राष्ट्र है अपना भारत, जिसके अंदर बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है। उत्तर में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग, मध्य में अलग, दक्षिण में अलग, अनेक प्रकार की भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती है, जिसमें से 22 भाषाएं संविधान में रजिस्टर्ड है साथियों, अनुसूची 8 के अंदर। उन 22 भाषाओं में से 10 भाषाओं के अंदर ऑलरेडी ट्रांसलेशन किया जाता था संसद के अंदर, लेकिन अभी फरवरी महीने के अंदर ओम बिरला जी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके द्वारा 6 भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन की सुविधा और शुरू की गई है। और प्रयास यह है कि आने वाले समय में पूरी की पूरी 22 भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन की सुविधा की जाएगी। हो सकता है अभी जो सांसद वहां पर अवेलेबल है उनके अनुसार पूरी 22 भाषाओं के ट्रांसलेशन की जरूरत ना पड़ी हो। जो साउथ के सांसद है उनको इंग्लिश या हिंदी भाषा समझ आती हो तो उससे काम चला रहे हो, तो वो आगे की बात है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो 6 भाषाएं हैं, इन 6 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो देखो इसके अंदर बोडो शामिल होगी, इसमें संस्कृत शामिल होगी, इसमें डोगरी शामिल होगी, इसमें मैथिली शामिल होगी, उर्दू शामिल होगी, लेकिन कश्मीरी इसके अंदर शामिल नहीं है।
और इसने नहीं है ही पूछा है। संसद में 11 फरवरी 2025 को 6 भाषाओं को विस्तार की घोषणा की गई है। अनुवाद के लिए एक बोडो है, एक डोगरी है, एक मैथिली है, एक मणिपुरी है, एक उर्दू है और एक संस्कृत है। इन 6 की 6 भाषाओं का आपको नाम याद रखना है। इसको आप नाम याद रख सकते हो बीडीएम, बोडो, डोगरी, मैथिली और मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है साथियों, और ऑलरेडी पहले से मौजूद 10 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। अब इन भाषाओं के अंदर ऑलरेडी ट्रांसलेशन किया जा रहा है और संविधान की अनुसूची 8 के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन्हीं 22 भाषाओं में से साथियों अभी वर्तमान में 16 भाषाओं के अंदर संसद के अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन का काम किया जाता है। कितनी भाषाएं बाकी बच गई? 6 भाषाएं बच गई जिनके अंदर शायद अभी आवश्यकता नहीं है। सवाल अगला आपके सामने, नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों यानी कि स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ये किस किस की बात कर रहा है? राज्यों और राज्य सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का विस्तार करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? अब देखो, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिपोर्ट का नाम क्या है। रिपोर्ट का नाम है राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के जरिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार, यानी कि जो आपकी हायर एजुकेशन होती है मेरे प्यारे साथियों, 12th क्लास से बाहर निकलने के बाद में उस हायर एजुकेशन के ऊपर कौन सा राज्य अपनी जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च करता है, उसके आधार पर यह एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर कौन सा राज्य आपके शीर्ष पर रहा है? जो राज्य अपनी जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ जरा आकर के मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हो, विजेंद्र सर आपको 4-5 बार अपने इसी चैनल पर जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते हैं तब वो पढ़ा चुके हैं। यानी कि भारत की कुल जो जीडीपी है, उस जीडीपी का साथियों मात्र 0.6% हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको आप बोलते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इस एजुकेशन पॉलिसी में ये वाली बात मेंशन है साथियों कि आपकी जीडीपी का एटलीस्ट 6% आपको हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के जरिए, यानी कि जितने भी स्टेट है और उन स्टेट के अंदर काम करने वाली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनके माध्यम से साथियों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस उच्च शिक्षा, देखो उच्च शिक्षा का विस्तार करना मतलब हायर एजुकेशन, 12th तक एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। 12th के बाद में बच्चा जब कॉलेज में जाता है, आप भी साथियों कॉलेज के अंदर जाते हो, आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर जाकर के आप क्या करते हो? बहुत सारे कॉलेज पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर जाकर के जस्ट आपको अटेंडेंस लगानी होती है, या कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी है जहां पर अटेंडेंस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा एग्जाम देने जाते हो एडमिशन लेने के बाद। अब बताओ मुझे, जो यूथ है, जिस समय आपके रियल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिस समय आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिस समय आपको इमोशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिस समय आपको हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए, अपने स्वास्थ्य, अपने फाइनेंसेस, अपने इमोशनल वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस समय आप केवल और केवल टाइम पास करते हो। और ये हायर एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक राष्ट्र के, एक नेशन के बिल्डिंग के अंदर, एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उस हायर एजुकेशन के ऊपर हमारे भारत जैसे देश के अंदर मात्र अपनी जीडीपी का 0.6% ही खर्च होता है, जबकि भारत के युवाओं को अच्छे तरीके से शिक्षित करने की आवश्यकता है। 12वीं तक एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है, 12वीं तक किताबें रटो, परसेंटेज बनाओ। बिल्कुल बकवास एजुकेशन सिस्टम कि हाँ रट्टालोजी कर ली, जबकि वो कहीं काम में नहीं आनी। इसके बजाय तो कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दो ना यार बच्चों को आप। और 12वीं करके जैसे ही बच्चा निकलता है, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आईआईटीज के अंदर चल जाते हैं, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जिसमें आईआईटी या नीट के माध्यम से चयन होता है, उन यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद में उनको एक तरीके से पैसा कमाने के लिए स्किल सिखाई जाती है। उस स्किल के आधार पर वो अलग अलग देशों की कंपनियों के अंदर या भारत की अलग अलग कंपनियों के अंदर अच्छे पैकेज के ऊपर जॉब करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स की पढ़ाई आपको करवाई जाती है, उन यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है ये अच्छे तरीके से आप जानते हो।
ठीक है साथियों, तो इसी के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 6% जीडीपी का यूज करने का प्रावधान है, और वही बात इस रिपोर्ट के अंदर भी बोली गई है कि भाई साहब आपको 6% अपनी जीडीपी का इस्तेमाल करना है। अब सवाल में ये पूछा है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो जीडीपी का सर्वाधिक उच्च शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं, तो सबसे ज्यादा खर्च करता है आपका जम्मू कश्मीर, लगभग 8% से भी ज्यादा। दूसरे नंबर पे मणिपुर, तीसरे नंबर पे मेघालय और चौथे नंबर पे त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर ए आप चूज करोगे। राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज के जरिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार। जारीकर्ता कौन है रिपोर्ट का? नीति आयोग है, 10 फरवरी को जारी करी है। उच्च शिक्षा पर कुल व्यय को जीडीपी का मात्र 0.62% रिपोर्ट में बताया गया है। यही बात मैंने आपको बताई। इस रिपोर्ट ने क्या बात बताई है, ये वाला आंकड़ा याद रख लेना। जीडीपी का मात्र 0.62% ही हायर एजुकेशन के ऊपर इंडिया में खर्च होता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है जो 8.11% खर्च करता है, मणिपुर दूसरे नंबर पर 7.25%, मेघालय तीसरे नंबर पर 6.64% और त्रिपुरा चौथे नंबर पर 6.19%। जितना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया है उससे तो ज्यादा ही ये चारों राज्य हायर एजुकेशन पे खर्च करते हैं। सवाल अगला आपके सामने कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व की वार्षिक सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये बात कर रहा है प्यारे साथियों यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है इसके द्वारा ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइनिंग में लीडरशिप के लिए एक वार्षिक सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? याद रखोगे भारत का इसके अंदर तीसरा स्थान है। ये आपके सामने एक पूरी की पूरी सूची है, जिसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है इस यूएस ग्रीन बिल्डिंग के द्वारा जो ऊर्जा पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व के लिए लिस्ट जारी की गई, पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर भारत है। यानी कि सीसीआई आप याद रख लो, आपसे स्टार्टिंग के 3 ही पूछे जाएंगे और टोटल इसके अंदर 10 देशों की जो लिस्ट है वो आपको इसकी अवेलेबल करवा रखी है। सवाल अगला कि किस देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ठोस मोटरों के लिए 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित करने में सफलता हासिल करी है? तो ये अपना भारत का साथियों जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बेंगलुरु के अंदर है। इसरो ने हाल ही में साथियों जो ठोस मोटर होती है उस ठोस मोटर के लिए वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित करने में हाल ही में सफलता हासिल कर ली है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर होगा ये, सबसे बड़ा विश्व का प्रणोदक मिक्सर है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया ठोस मोटरों के लिए 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर है। ये आपको आंकड़ा याद रखना, कितने टन का है? ये 10 टन का है। किसने विकसित करा है? सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से इसरो ने इसको विकसित करा है। तो किसने विकसित करा है इसको? इसरो ने। अच्छा, इसरो के कार्यालय होते हैं साथियों, देखो एक तो इसरो का है कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। एक तो ये वाला नाम आपको याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के अंदर। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और साथ में आपका जो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु है, इन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से विकसित करा है किसको? ये जो आपका वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर है इसको। सवाल अगला आपके सामने, चर्चा में रही पनडुब्बी मत्स्य 6000, कौन सी पनडुब्बी की बात कर रहा है? ये मत्स्य 6000। इसके बारे में सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन आपको ये बताना है। ये चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, बहुत गहरे समुद्र में जाती है और चौथी पीढ़ी की ये पनडुब्बी है साथियों। दूसरा कह रहा वेट टेस्टिंग चेन्नई के कट्टुपल्ली पोर्ट में की गई, तो दूसरी वाली बात भी सही है। तो आप क्या कहोगे? एक वे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आपको किसके बारे में ध्यान रखना साथियों? मत्स्य 6000। आपको एक तो इसमें देखो यही पूछा जा सकता है कि मत्स्य 6000 है क्या। जैसे पिछली बार आपसे जोरावर के बारे में पूछ लिया गया था कि जोरावर क्या है? जोरावर एक हल्का टैंक है ना, एक लड़ाकू टैंक था। तो आपसे मत्स्य 6000 के बारे में पूछ लिया जाएगा, ये ड्रोन है, ये कोई लड़ाकू टैंक है, ये कोई वाहन है, कोई योजना है, या कोई पनडुब्बी है, या कोई मिसाइल है। तो ध्यान रखना मत्स्य 6000 क्या है? ये एक पनडुब्बी है। और ये पनडुब्बी साथियों चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। इसकी वेट ट्रेनिंग हाल ही में की गई है कहां पर? चेन्नई के साथियों कट्टुपल्ली पोर्ट के ऊपर। गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है। टेस्टिंग इसकी कर ली गई कहां पर? L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी में फरवरी 2025 में की गई। और इस टेस्टिंग में साथियों मानव रहित व 3 मानव युक्त गोले लगाए गए।
कितने? 3 तो मानव युक्त गोले लगाए गए और मानव रहित भी 3 गोले लगाए गए। चलो सवाल अगला 67 नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड है उसके बारे में। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में कह रहा है, एक तरफ आपको श्रेणी दी हुई है, दूसरी तरफ विजेता का नाम दिया हुआ है। इन ग्रैमी पुरस्कारों के अंदर साथियों अलग अलग श्रेणी के अंदर अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। बाकी मेजर जो रोल है ग्रैमी पुरस्कार का, ये किससे संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार आपका बेसिकली म्यूजिक से या संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। पहला कह रहा है, अच्छा इसने पूछा क्या कि असंगत का चयन करो। असंगत कौन सा है आपको ये बताना है। सबसे पहली बात, जो मेन ग्रैमी अवार्ड होता है बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम, ये जो चेंट एल्बम है साथियों त्रिवेणी नाम का एल्बम था, जिसके लिए विजेता कौन बनी है? चंद्रिका टंडन बनी है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है, एक नाम के अंदर पूछे तो सीधा सीधा आप किसको चुनोगे? ग्रैमी पुरस्कार मिला है चंद्रिका टंडन को, उनका एल्बम था त्रिवेणी नाम का, है ना। संगीतकार है ये, एल्बम बनाया इन्होंने गानों का, जो अंग्रेजी एल्बम है जिसका नाम है साथियों, श्रेणी कौन सी है? बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम, और यही श्रेणी होती है जिसको ग्रैमी पुरस्कार बोला जाता है। बाकी इसके अंदर और श्रेणियां हैं। एल्बम ऑफ द ईयर ये मिला है साथियों आप बेयोंसे नाम के लेखक राइट इसको संगीतकार को, जिनका एल्बम था काउबॉय कार्टर। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है नॉट लाइक अस। ये नॉट लाइक अस सॉन्ग का नाम है साथियों। इस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसी को मिला है, नॉट लाइक अस। यहाँ पर काउबॉय कार्टर की बात बोली है। काउबॉय कार्टर कोई संगीत, कोई एक गाना नहीं है। काउबॉय कार्टर क्या है? पूरा का पूरा एक एल्बम है, जो किसका है? बेयोंसे का एल्बम है। और काउबॉय कार्टर को साथियों एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, जबकि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का खिताब इस सॉन्ग को मिला है नॉट लाइक अस। इसका मतलब इसने असंगत पूछा है, चौथा वाला असंगत हो गया। सवाल अगला, बीसीसीआई क्रिकेट, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इस बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड जो प्रदान किए गए 2023-24 के, उसके बारे में आपको चुनना है। ये कह रहा है कोहली उमरीगर पुरस्कार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है उस क्रिकेटर के पुरस्कार को कोहली उमरीगर पुरस्कार बोला जाता है। और ये किसको दिया गया है? ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका 100% सही है। दूसरा कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार किसको दिया गया? ये स्मृति मंथाना को दिया गया। तो बिल्कुल दूसरी वाली बात भी सही है आपकी। और कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये बोल रहा है कि सौरभ गांगुली को दिया गया। यहाँ पर थोड़ी सी चूक कर दी है साहब, सौरभ गांगुली साहब को नहीं दिया गया। फिर किसको दिया गया? सीके नायडू, ये दिया गया है साहब आपके सचिन तेंदुलकर को। इसको? सचिन तेंदुलकर को। ये नाम याद रखोगे आप, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले, क्रिकेट का बादशाह, इनको पुरस्कार मिला है साथियों बीसीसीआई का। कौन सा? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इसने पूछा क्या है? कुछ पूछा है क्या इसने कहा है निम्न कूट के बारे में। आगे कह रहा है कितने कूट संगत है। तो पहला दूसरा तो संगत है, तीसरा असंगत हो गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर होना चाहिए था, इन्होंने सौरभ गांगुली लिख दिया। अगली बात करें, बीसीसीआई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? आर अश्विन को मिला है। और आर अश्विन ने हाल ही में साथियों आपके क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। चौथा स्टेटमेंट भी सही है। ये पूछ रहा है कितने कूट संगत है। अब ऐसे जो सवाल होते हैं प्यारे साथी, ऐसे वाले सवाल थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सवाल होते हैं। अब इसने ये भी नहीं बोला कि 1-2 गलत है या 1-2 सही है या 2-3 सही है। सीधा पूछ रहा है बताओ साहब ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कितने सही है? कितने सही है बताओ जरा? 3 सही है। तो आपको क्या चूज करना है? उक्त कूटों में से कितने कूट संगत सम्मिलित है? तो केवल 3। केवल 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में केवल 3 कूट सम्मिलित है। अब इसमें कोई तुक्का लगाना चाहे वो तुक्का भी नहीं लगा सकता। सवाल बहुत बेहतरीन किस्म का है। बढ़ते हैं आगे। किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों हाल ही में आपको पता है बीबीसी के द्वारा जो बीबीसी अवार्ड दिए गए, बीबीसी अवार्ड 2025 के अंदर ये अवार्ड दिए गए, जिसके अंदर इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मन्नू भाकर को मिला है। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आपकी अवनी लखेरा को मिला है। और इसने क्या पूछा है कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मन्नू भाकर को मिला है। मन्नू भाकर को कौन नहीं जानता रे? कोई टाइम में नेशनल क्रश कहलाती थी मन्नू भाकर आपकी। ये हरियाणा की शेरनी है। कहाँ की रहने वाली है? मन्नू भाकर हरियाणा की रहने वाली है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है।
शूटिंग में भी किससे साथियों, इनकी कैटेगरी लिख लो, SH1 कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर ने आपको पता हो तो पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, पहला ब्रॉन्ज मेडल मन्नू भाकर ने ही दिलाया था। कुल कितने मेडल जीते थे इन्होंने, तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एक अकेले ने जीता था, दूसरा इन्होंने किसके साथ में, सरबजोत सिंह के साथ में जीता था। तो मन्नू भाकर वही है जिन मन्नू भाकर को साथियों कौन सा पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल जगत का सबसे बड़ा, जिसको राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार भी बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी मन्नू भाकर को सम्मानित किया गया है। ये बात इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मन्नू भाकर को आपके इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है। बाकी नामों में एक स्मृति मंथाना भी है, एक मिताली राज भी है, ये दोनों क्रिकेटर है। मेरी कॉम ये आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है। अब देखो थोड़ा सा ये जान लो कि बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2024 वाले, ये वैसे 2025 के हैं, जो कि मतलब 25 में दिए गए हैं और 2024 के हैं, तो एक तरीके से इसको आप 2024 ही कह सकते हो। संस्करण कौन सा है, 5वां संस्करण है ये। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मन्नू भाकर को मिला है, बता ही चुका हूं। पेरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अमनी लखेरा को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है बीबीसी के द्वारा मिताली राज को दिया गया है। मिताली राज कौन है, ये आपकी भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर शामिल है। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय महिला को वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मानित किया। अब देखो फिर से मन्नू भाकर का नाम आएगा यहाँ पर आपके। अच्छा ये दूसरा है, ये वुमन ऑफ द ईयर की बात कर रहा है साथियों, वुमन ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, वुमन ऑफ द ईयर 2025 की ये बात कर रहा है। कौन प्रदान करता है वुमन ऑफ द ईयर, तो टाइम पत्रिका साथियों, इसके द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। कहाँ की है पूर्णिमा देवी वर्मन, असम की रहने वाली है, क्योंकि असम का एक पक्षी है साथियों हरगिला नाम से जिसको जाना जाता है, उस पक्षी के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। टाइम पत्रिका ने वुमन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया है। असम का संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉर्क, जिसको हरगिला देसी भाषा में कहा जाता है, इसके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया है। पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में जो 2 बातें और आपको ध्यान रखनी है, पिछले करंट अफेयर्स में भी मैं करवा चुका हूं। 2022 के अंदर साथियों इनको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब भी दिया गया। अब देखो आपसे पूर्णिमा देवी वर्मन के बारे में अगर ये स्टेटमेंट में पूछना चाहेगा तो क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से पूर्णिमा देवी वर्मन के बारे में असत्य कथन बताओ। एक कथन आपको दे देगा, इनको 2022 के अंदर चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया, इनको 2024 के अंदर विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। विटली गोल्ड अवार्ड साथियों ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीन ऑस्कर 2024 में इनको मिलता है और चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 में इनको मिलता है और 2025 में इनको वुमन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल जाता है। तो 3 खिताब जीत चुकी है हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए। असम की रहने वाली पर्यावरणविद है साथियों, ये पर्यावरण संरक्षण करता है। तो इनके बारे में ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। ये साथियों वही वाला सवाल है जो कि आपके पूछा गया था EORO के एग्जाम में। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में कह रहा है। इस वर्ल्ड कप के बारे में असत्य युग्म आपको बताना है। आयोजन 18 से 2 जनवरी को, ये कह रहा 2025 का इंग्लैंड में हुआ था, 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में इंग्लैंड में। तो पहला ही इसने गलत कर दिया साथियों, आयोजन इसका इंग्लैंड में नहीं हुआ था साहब। फिर कहां पर हुआ था, आयोजन हुआ था इसका मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है आपकी कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका आयोजन होता है 18 जनवरी से 2 फरवरी को। विजेता कौन बनता है, भारत बनता है। उपविजेता कौन बनता है, दक्षिण अफ्रीका बनता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है साथियों गोगांडी त्रिशा को दिया जाता है। तो तीनों बातें सही है, असंगत पूछा, पहला ही असंगत हो गया। देख लो इसके बारे में, मलेशिया में आयोजन हुआ था। स्टेडियम साथियों पंडामरान स्थित बायूमॉस ओवल स्टेडियम था, वहां पर हुआ था। इतना जरूरी नहीं है, याद रखो, इतना याद रख लेना, मलेशिया में हुआ था। भारत विजेता, साउथ अफ्रीका को हराया था भारत ने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब आपकी जो गोगांडी त्रिशा है साथियों, इनको दिया गया था। अगली बात कर रहा है फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया था। स्नूकर चैंपियनशिप की बात कर रहा है साथियों। इस स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन होता है कतर दोहा के अंदर। कहां पर हुआ था, कतर दोहा के अंदर, जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। और ये चैंपियनशिप जीती किसने थी, ये जीती थी आपके पंकज आडवाणी, जो कि भारत के स्नूकर है।
इसके विजेता कौन थे, विजेता के बारे में पूछ ले, पंकज आडवाणी है। भारतीय स्नूकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप सबसे पहली बात आयोजन होता है कतर दोहा के अंदर, और कहां पर, अच्छा भारतीय प्रतिनिधित्व के तौर पर 2 व्यक्ति थे, एक पंकज आडवाणी एक ब्रिजेश दमानी। ब्रिजेश दमानी और पंकज आडवाणी दोनों ही भारतीय स्नूकर है। उपविजेता कौन रहा था, तो पंकज आडवाणी ने अमीर सरकोस को हराया था जो कि ईरान के थे। यहां से भी ईयूआरओ के अंदर सवाल पूछा था। ईयूआरओ में जो स्पोर्ट्स के सवाल आए थे, एक तो आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप से आया था, दूसरा आपके यहां से वर्ल्ड बिलियर्ड्स अवार्ड से आया था। ये जो बिलियर्ड्स अवार्ड है वो भी पंकज आडवाणी ने जीता है और ये स्नूकर से संबंधित ही है। तो जो ये एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप है ये जीती किसने है, पंकज आडवाणी ने जीती है। उपविजेता कौन रहा है, उपविजेता का नाम भी याद रख लेना, कौन से देश के थे ये भी याद रख लेना, अमीर सरकोस इसके उपविजेता थे जो कि ईरान के हैं। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता नारुनतुया बयार साई खान जो कि मंगोलिया की है ये थी, और उपविजेता आपकी एनजी ओनची जो कि हांगकांग की है ये थी। अगला सवाल फिर से पंकज आडवाणी के बारे में कि फरवरी 2025 में आयोजित 91वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप। आप कहोगे गुरुजी स्नूकर होता क्या है? स्नूकर एक खेल होता है साथियों, है ना, और ये स्नूकर आपने देखा होगा, एक टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर एक लंबी सी छड़ी होती है, उस छड़ी के माध्यम से ऐसे मार करके बॉल को उसके अंदर डालना होता है राउंड के अंदर। तो वो वाला जो खेल होता है वो स्नूकर खेल होता है, जिसके अंदर आपके जो है एक तरीके से ये जो पंकज आडवाणी है इन्होंने बढ़त बनाई हुई है साथियों, और पंकज आडवाणी ने अपने करियर का कौन सा राष्ट्रीय खिताब जीता है। अब वहां पर पीछे आपने देखा था वो तो थी कौन सी, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जो कि कतर दोहा के अंदर हुई थी। यहां पर बात कर रहे हैं 91वें नंबर की राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप। ये स्नूकर चैंपियनशिप कहां हुई थी आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बात जानो, क्या बात जाननी है, बात ये जानो कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप है उसके विजेता भी आपके कौन रहे हैं, उसके विजेता भी आपके पंकज आडवाणी रहे हैं, और 91वें नंबर की जो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप थी इसके विजेता भी पंकज आडवाणी रहे हैं। उसमें पंकज आडवाणी ने साथियों ईरान के जो सरकोस थे उनको हराया था, और इसमें किसको हराया था, तो इसमें भारत के ही दूसरे खिलाड़ी जो ब्रिजेश दमानी है इनको हराया था। तो यहां पर इसने पूछा है कि जब पंकज आडवाणी ने ये 91वें नंबर की राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी तो कुल कितने राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर चुके हैं, ये टोटल 36 राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर चुके, और 91वें नंबर की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है फरवरी 2025 में। पंकज आडवाणी विजेता और ब्रिजेश दमानी इसके अंदर उप विजेता रहते हैं। वही ब्रिजेश दमानी जो कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के अंदर इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं पंकज आडवाणी के साथ में। और साथियों पंकज आडवाणी ने अपने करियर का 36वां राष्ट्रीय खिताब जीता है, और स्नूकर खिताब की बात करें तो 10वां स्नूकर खिताब है, और 36वें नंबर का ये नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रीय खिताब है जो कि स्नूकर से संबंधित है, पंकज आडवाणी ने जीता है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 87वीं टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो टाटा स्टील मास्टर्स के द्वारा आयोजित करवाने वाला ये शतरंज का जो टूर्नामेंट है साथियों, ये आपके आर प्रागनंदा ने जीता है। आर प्रागनंदा ग्रैंड मास्टर है आपके किसके, चेस के। किसको हरा के जीता है, तो डी गुकेश को हरा करके जीता है। 87वें नंबर की टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट था। इसके बारे में देखो आपसे पूछे कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन इसका नीदरलैंड के अंदर हुआ था। स्टेडियम कहां पर हुआ था, विच्क आन जी। ये विच्क आन जी नाम आप याद रखो ना रखो इतना जरूरी नहीं, ये याद रख लेना। 87वें नंबर के टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन नीदरलैंड के अंदर हुआ था। विजेता आर प्रागनंदा है, उप विजेता डी गुकेश है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है, ये जो टाटा स्टील मास्टर्स है साथियों शतरंज का टूर्नामेंट, इसको 2003, 2004 और 2006 में लगातार इन 3 वर्षों तक आपके जो है विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर वो जीत चुके हैं, और 2006 के बाद में पहली बार किसी भारतीय ने ये खिताब जीता है, और वो भारतीय कौन है, आपके आर प्रागनंदा है। सवाल अगला कि 71वें नंबर की सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। पहला कह रहा है कि इसका आयोजन 20 से 23 फरवरी 2025 को कर्नाटक में हुआ था, तो आयोजन कर्नाटक में नहीं हुआ था। असंगत पूछा है, पहला ही असंगत मिल गया। दूसरा कह रहा है विजेता सर्विसेज था, बिल्कुल विजेता सर्विसेज था। उपविजेता रेलवे था, और इसका आयोजन किसने करवाया था, तो अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। आप कहोगे गुरुजी आयोजन हुआ कहां पर था, तो आयोजन ओडिशा के कटक के अंदर हुआ था। उड़ीसा में एक स्टेडियम है साथियों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ओडिशा कटक के अंदर। इस स्टेडियम के अंदर 20 से 23 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होता है। अब देखो आप देखोगे कि हर एक के अंदर डेट भी लिखी हुई है,
तो कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन महीना जरूर आपको याद रखना है ना। महीना जनरली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो महीना आपको याद होना चाहिए कि फरवरी 2025 के अंदर आयोजन होता है किसका, 71वें नंबर की राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का। और ये जो कबड्डी चैंपियनशिप, इसका आयोजन आपके अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ओडिशा कटक में सर्विसेज विजेता और रेलवे इसके उप विजेता। सवाल अगला कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस टीम या किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते। तो देखो साथियों, ये राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। कौन सी चैंपियनशिप है? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। आयोजन कहां पर हुआ था इसका? तो ये भी ध्यान रखना है, आयोजन इसका तमिलनाडु के अंदर होता है। और कौन से राज्य या टीम ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कौन से नंबर की है ये? 23वें नंबर की राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। ये जो पैरा खिलाड़ी है, इन पैरा खिलाड़ियों की चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन आपके चेन्नई तमिलनाडु के अंदर होता है। तो ये राष्ट्रीय 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फरवरी 2025 में, जो वही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, देखो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक तो आपका कहां पर है, आपके कटक उड़ीसा के अंदर भी है, और एक आपके चेन्नई तमिलनाडु के अंदर भी है। और इसमें साथियों कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थी? तो टोटल 30 टीमें शामिल थी। 1476 इसके अंदर पैरा एथलीट शामिल थे। और पदक तालिका में हरियाणा जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा इसमें पहले स्थान पे रहा है। हरियाणा ने टोटल 49 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 32 इसके अंदर इसने सिल्वर मेडल जीते हैं, 26 इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल 107 पदक जीते हैं। कुल 107 पदकों के साथ में हरियाणा इसमें पहले स्थान पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। हरियाणा के सारे पदक भी आपको याद होना चाहिए। गोल्ड कितने हैं? 49, सिल्वर कितने हैं? 32, ब्रॉन्ज कितने हैं? 26, टोटल 107 पदक हरियाणा ने जीते हैं। किसके अंदर? 23वें नंबर की जो आपकी राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इसमें। और आगे अगर आपसे पूछे तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इनका भी नाम आप याद रख सकते हो। 90 नंबर के शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे, आपसे ये पूछा जाए तो भारत ने साथियों इसके अंदर आपके 8 पदक जीते थे। कुल 8 नहीं, सॉरी, भारत ने इसके अंदर 0 पदक जीते थे, एक भी पदक नहीं जीता है। 90 नंबर के जो शीतकालीन एशियाई खेल है, इन एशियाई खेलों में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। पदक तालिका में नंबर भी नहीं है, भारत का स्थान भी नहीं है। बात करूं साथियों इन खेलों का, तो बिनबी और नीनी को बाघ कहा जाता है। ये तो इसका शुभंकर था। आयोजन इनका 7 से 14 फरवरी 2025 को होता है। इसका आदर्श वाक्य था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। जैसा कि इसका नाम आप देख पा रहे हो, 90 नंबर के ये शीतकालीन एशियाई खेल थे। कौन से खेल थे? एशियाई खेल थे। इसलिए ये लव अमंग एशिया इस प्रकार की थीम रखी गई है कि एशिया के बीच में आपको लव फैलाना है। चाइना में इसका आयोजन होता है, ड्रीम ऑफ विंटर। पदक तालिका में बात करें तो इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने कोई भी पदक नहीं जीता था। भारतीय दल के नाम पे 0 पदक आया। और सबसे पहले नंबर पे कौन है जहां आयोजन होता है? वही पहले नंबर पे चाइना, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पे आपका जापान। चाइना ने टोटल 32 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 रजत पदक जीते हैं, 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल 85 पदक जीते हैं। चाइना के बारे में 2 बातें याद रखना, एक तो ये पहले स्थान पे है, गोल्ड मेडल इसमें 32 जीते हैं, और कुल पदक जरूर इसकी याद रख लेना, 85 पदकों के साथ में ये पहले नंबर पे है। और इन 90 शीतकालीन एशियाई खेलों के अंदर भारत ने साथियों एक भी पदक नहीं जीता है, ये ध्यान रखना है स्पेशली। 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। 38 जो नेशनल गेम्स है, इनके बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार वापस देख लो। आयोजन 38 नेशनल गेम्स का कहां पर होता है? आयोजन इसका उत्तराखंड के अंदर हुआ था, सभी जानते हो, बिल्कुल उत्तराखंड में आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर कौन था? शुभंकर इसका मावली था, सही बात है। और शीर्ष स्थान इसमें किसने हासिल करा है? तो सेना ने, भारतीय सेना ने शीर्ष स्थान हासिल करा है। शामिल खेलों की संख्या 14 नहीं है साथियों, टोटल 35 खेल है इसके अंदर शामिल। तो ये क्या कह रहा है? कितने युग्म सही है? 1 2 3 युग्म सही है, तो केवल 3 युग्म इसके अंदर आप चुन लोगे। खेलों की संख्या 40 की जगह पर कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। कुल खेल इसमें 35 है। उत्तराखंड में होता है 38वें नंबर का है, क्योंकि 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल है। उत्तराखंड में होता है 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। मावली इसका शुभंकर था, और इसके लिए जो मशाल थी साथियों, आधिकारिक मशाल, उस मशाल का नाम था क्या? तेजस्विनी। और जो बातें याद रखनी है, पदक तालिका के अंदर सेना पहले स्थान पर है। राजस्थान के बारे में पूछे, राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें साथियों 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर राजस्थान है। इसके अंदर साथियों आपके 9, 11 और 23 टोटल 43 मेडल जीतते हुए, 9 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए कुल कितने मेडल जीते हैं राजस्थान ने? 43 मेडल। राजस्थान 15वें स्थान पर है। पहले स्थान पर भारतीय सेना है, टोटल 121 पदक जीते हैं, 68, 24, 27 का आंकड़ा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर हरियाणा।
राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है इस खेल के अंदर साथियों किसने जीती है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब श्री हरि नटराजन जो कि तैराकी से संबंधित है, कर्नाटक के, इन्होंने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब आपकी जो धनिधि डेसिंधु है साथियों, कर्नाटक की रहने वाली, इन्होंने जीता है। इसका मतलब चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का हो, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब कर्नाटक में गया है। पुरुष का श्री नटराजन और महिला का धनिधि डेसिंधु। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 4 नाम है आपके इनके सामने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? आपको पता हो तो भारत के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है साथियों, CEC, इसके अंदर 1+2 का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो होता है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 और कौन होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन हुआ करते थे? पहले हुआ करते थे आपके राजीव कुमार। अभी राजीव कुमार की जगह किसने ले ली है? राजीव कुमार की जगह अभी वर्तमान में ले ली है आपके ज्ञानेश कुमार ने। जो ज्ञानेश कुमार पहले केवल चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, तो ये ज्ञानेश कुमार का प्रमोशन होकर के ये तो बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। और इनकी जगह पर साथियों कौन आ गए? तो विवेक जोशी का नाम आपको याद रखना है। विवेक जोशी अभी भारत के अंदर चुनाव आयुक्त है। विवेक जोशी के साथ में सुखबिंदर सिंधु, सुखबिंदर सिंह सिंधु या सुखबिंदर सिंह संधू कह सकते हो आप। ये संधू जी जो है अभी कौन है? चुनाव आयुक्त है। पहले साथियों राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और ज्ञानेश कुमार और सुखबिंदर सिंह सिंधु चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो राजीव कुमार जी रिटायर्ड हो चुके हैं। 6 साल या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, 6 साल या 65 वर्ष, ये चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष, ये इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आपके ज्ञानेश कुमार जी बन चुके हैं भारत के ये मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन से नंबर के बने हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ज्ञानेश कुमार जी कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के? चलो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। और मैंने आपको जो सवाल पूछा है उसका जवाब हालांकि यहाँ पे मिल गया है, मैं इसको छिपा देता हूँ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। पद स्थापन यानी कि राजीव कुमार जी की जगह इन्होंने ली है। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अच्छा विवेक जोशी जी नए चुनाव आयुक्त हुए। वही मैंने आपको बताया था 1+2 का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 में सुखविंदर संधू और विवेक जोशी है। 19 फरवरी 2025 को ये पद ग्रहण किया इन्होंने। और राजेश निर्वाण का एक और नाम आपको याद रखना, ये फैक्ट मैंने नया प्रश्न बनाने की बजाय यहीं पे ऐड कर लिया है। राजेश निर्वाण कौन है? तो ये महानिदेशक नियुक्त हुए हैं साथियों, डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं किसके? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो आपका नागरिक उड्डयन विभाग है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सिक्योरिटी विभाग, सुरक्षा विभाग, उसका MD DG नियुक्त हुआ है आपके महानिदेशक कौन? राजेश निर्वाण। राजीव कुमार और राजेश निर्वाण में कंफ्यूज मत हो जाना। राजीव कुमार जो थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, रिटायर हो गए हैं, इनकी जगह पर ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन अकेडमी है सिक्योरिटी, इसका साथियों राजेश निर्वाण क्या बने हैं? महानिदेशक बने हैं। सवाल अगला आपके सामने कि फरवरी 2025 में अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया है साथियों आपकी किसको? तुलसी गाबार्ड को। तुलसी गाबार्ड का नाम कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। बाकी लोग कौन कौन है इनके बारे में भी जान लो। अमेरिका की नई खुफिया निदेशक तो कौन बनी? तुलसी गाबार्ड। और काश पटेल साथियों ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 90 नंबर के निदेशक बने हैं। और शिव कुमार कल्याण रमन आपके राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। तो इन तीनों का ही नाम आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि पद ग्रहण करने वाले एक तरफ राष्ट्राध्यक्ष है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है। अच्छा ये मत सोच लेना दिमाग में भी कि गुरुजी आप फटाफट चला रहे हो, आप बीच में और किसी तरह की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है अभी मुश्किल से 7-8 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, किसमें? जेल प्रेरी में। और उसके बाद में 1 महीना मुश्किल से बचा है पटवार के एग्जाम में। तो अभी जो ज़्यादा टाइम है आपको केवल और केवल फैक्ट की ओर, डाटा की ओर ही देना है। ज़्यादा बातें करने के बजाय हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए फटाफट से अपन को इन सवालों को देखना है। एक तरफ आपको व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस व्यक्ति का पद दिया हुआ है कि वो प्रधानमंत्री या कौन से राष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं। तो देखो बार्ट डी वेबर ये साथियों प्रधानमंत्री बने कहाँ के? बेल्जियम के। ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा आपके नवाफ सलाम है, ये प्रधानमंत्री बने आपके कहाँ के? लेबनान के। और
तीसरा नाम है जोतम नपत का। जोतम नपत के वेन्युआत के प्रधानमंत्री बने हैं। और इली बेलोजन जो है साथियों ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, रोमानिया के। अब ये चारों की चारों बातें सही है तो 1 2 3 4 आप मिला दोगे इसको इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर 1। अब ये इंटरनेशनल नियुक्तियों से सवाल है साथियों, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है चारों एज इट इज ना आए, लेकिन इन चारों में से कोई एक चीज आपसे पूछ ली जाए। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री, बेल्जियम के अंदर कौन आ रहा है, बी आ रहा है, इससे आप ध्यान रख लोगे बार्ट डी वेबर। बार्ट डी वेबर, बेल्जियम से, बी से बार्ट का नाम याद रखोगे, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट बने हैं। दूसरा आपके लेबनान आ रहा है, लेबनान के अंदर साथियों कौन बने, नवाफ सलाम। कौन बने, नवाफ सलाम। अब इसको आप लेबनान और सलाम, लेबनान और सलाम, सलाम के पीछे आम आ रहा है, लेबनान के पीछे भी आन आ रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन सेम है उससे रिलेट करके आप निमोनिक्स बना करके याद रख सकते हो। जोथम नपत ये वेन्यू आतू के साथियों क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। कौन, जोथम नपत। और इली बोलोजन, ये इली बोलोजन राष्ट्रपति बन के आपके कहां के, रोमानिया के। चलो तो ये आपके सामने लिखा हुआ ही है, सारा का सारा वही सेम। यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक इस वर्ष के लिए किस दिवस की थीम रखी गई। अच्छा, ये थीम का नाम दिया है यूनाइटेड बाय यूनिक। थीम का नाम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक। इस वर्ष किस दिवस की थीम ये रखी गई है, तो आपके साथियों जो विश्व कैंसर दिवस है, उस विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई है, यूनाइटेड बाय यूनिक। आप कहोगे गुरुजी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, और बाकी जो दिवस है इनके बारे में भी जान लो। आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी इस बार 2025 वाले की, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। और विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसके लिए थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है, इसके लिए थीम थी माई इपिटेप्सी जर्नी। और जो साथियों अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसके लिए थीम थी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। तो ये चारों की चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 4 10 21, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है, 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। ध्यान रखना ये राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इंटरनेशनल लेवल का ये आपके मदर टंग डे है, और इसकी थीम रखी गई थी रजत जयंती समारोह। बाकी आपके मिर्गी दिवस की माई इपिटेप्सी जर्नी, ये इसकी थीम थी। बात करें कुछ चर्चित पुस्तकों की और लेखकों की, इनके संबंध में विचार करना। एक तरफ पुस्तक का नाम है छावा। छावा पुस्तक आपके शिवाजी सावंत के द्वारा लिखी गई थी, जिसके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बनी है साथियों, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा सोर्स कोड, सोर्स कोड साथियों आपके जो बिल गेट्स है, माई बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सही बात है बिल्कुल। तीसरा है अनबाउंड, ये राज रोशन पुजारी के द्वारा लिखी गई है। तो ये पूछ रहा है असंगत कौन सा है, कोई भी असंगत नहीं है, तीनों की तीनों बातें सही है। सवाल अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण फरवरी 2025 में जापान में आयोजित हुआ था। कौन सा संस्करण था, धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण था। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, धर्म गार्जियन क्या है, धर्म गार्जियन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि किस किस के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। कहाँ होता है, भारत और जापान के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। याद रखना वायुसेना या नौसेना का अभ्यास नहीं है, ये सेना का अभ्यास है। और ये सैन्य अभ्यास इस बार कहां पर आयोजित हुआ था, तो जापान के अंदर आयोजित हुआ था। और कब आयोजित हुआ था, फरवरी 2025 में धर्म गार्जियन का आयोजन जापान में किया गया था। देखो धर्म गार्जियन जापान के मध्य 6ठा संस्करण, कहां, पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास, जो कि कहां पर जापान के अंदर हुआ था। भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया था, मद्रास रेजिमेंट, और जापानी प्रतिनिधित्व जो 34वीं इन्फेंट्री है साथियों, इसके द्वारा किया गया था। सवाल अगला कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन। अब देखो ये साइक्लोन अभ्यास किन किन के मध्य है, तो साइक्लोन आपके भारत और मिस्र के मध्य है, ये बात ध्यान रखनी है। कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन का कौन सा संस्करण था, इसीलिए इसका नाम साइक्लोन थर्ड है। यहाँ पर दिया नहीं इन्होंने, बाकी ये साइक्लोन थर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, तीसरा संस्करण था ये। आयोजन कहां पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका साथियों बीकानेर में होता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है आपकी, ये बीकानेर में है, राजस्थान बीकानेर के अंदर। और दोनों देशों से 25-25 सैनिकों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, ये वाली बात भी याद रखनी है। अगली बात कर रहा है भारत और मालदीव के बीच में फरवरी 2025 में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था, तो भारत और मालदीव के बीच में जो युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था उसका नाम है एक्वेरियन। एक्वेरियन एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, 13वां संस्करण इस बार आयोजित होता है। और कहां पर आयोजित हुआ था, तो ये मालदीव के अंदर ही आयोजित हुआ था साथियों, माफिलाफुसी के अंदर। कहां पर, माफिलाफुसी मालदीव के अंदर आयोजन होता है। 13वां संस्करण कौन सा, एक्वेरियन का। अब देखो तीन चीजें हो गई, भारत और मिस्र, भारत और मिस्र के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ था, तो साइक्लोन थर्ड
याद रखना है। भारत जापान के बीच में कौन सा हुआ था, तो धर्म गार्जियन याद रखना है। और भारत और मालदीव के बीच में कौन सा हुआ था, तो एक्वेरियन, ये नाम याद रखना है। तीनों ही युद्ध अभ्यासों का नाम याद रखना है। एग्जामिनर आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि एक तरफ युद्ध अभ्यास दे देवे कि ये धर्म गार्जियन हो गया पहला, ठीक है, दूसरा आपके एक्वेरियन हो गया, और तीसरा आपके सामने हो गया कौन सा, साइक्लोन थर्ड। अब ये तीन, एक साइड तो इन तीनों का नाम दे देगा और एक साइड आपको क्या दे देगा, एक साइड लिख देगा, जैसे कि मान दो एक साइड लिख दिया आपके मालदीव, मालदीव के बाद में लिख दिया आपके जापान, और जापान के साथ में आपके लिख दिया मिस्र, और फिर बोलेगा कि चलो इनका मिलान करो। तो अगर आपको याद होगा कि साहब धर्म गार्जियन तो भारत और जापान के बीच में हुआ था, एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच में हुआ था, और साइक्लोन भारत मिस्र के बीच में हुआ था, तो आप इसका मिलान भी कर पाओगे। सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। मैंने 3 सवाल बना करके इनका संस्करण भी बता दिया आपको। जो आपके धर्म गार्जियन था इसका तो कौन सा, 6ठा संस्करण है, एक्वेरियन का कौन सा, तो 13वां संस्करण है, और साइक्लोन का कौन सा, तो 3रा संस्करण है। साइक्लोन का आयोजन कहां पर हुआ था, साइक्लोन जो कि भारत और मिस्र के बीच में होता है, इसका आयोजन तो कहां पर होता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। एक्वेरियन का आयोजन मालदीव में ही होता है, और धर्म गार्जियन का आयोजन जापान के अंदर ही होता है। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली भी आप इसको पढ़ सकते हो। सवाल अगला आपके सामने, एक तरफ दिया हुआ है सम्मेलन, दूसरी तरफ दिया हुआ है आपको आयोजन स्थल, कि कौन सा सम्मेलन कौन से आयोजन स्थल में हुआ था। सबसे पहला सम्मेलन है भारत और बांग्लादेश के मध्य 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन। ये सीमा समन्वय सम्मेलन साथियों भारत और बांग्लादेश का नाम आते ही सीधा सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए दिल्ली के अंदर। 55वें नंबर का जो आपके महानिदेशक था ये कहां पर हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है। दूसरा कह रहा है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये गांधीनगर गुजरात के अंदर होता है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। तीसरा कह रहा है ग्लोबल युवा शिखर सम्मेलन, ये भोपाल के अंदर आयोजित हुआ था। और अगला है G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आपके जोहान्सबर्ग में हुई थी। तो 2 1 4 3 किस में दिख रहा है आपको, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में कितने नए स्थलों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरे प्यारे साथी, पहले भारत में रामसर स्थल हुआ करते थे कितने, 85। रामसर कन्वेंशन याद है, 2 फरवरी 1971 रामसर के अंदर बैठ करके साथियों कन्वेंशन किया गया था, जिसके तहत कुछ स्थानों को आर्द्रभूमि स्थानों की सूची दी जाती है। क्या वेटलैंड स्टेट, वेटलैंड प्लेसेस की सूची के अंदर उनको शामिल किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। पहले 85 आर्द्रभूमि स्थल हुआ करते थे भारत के अंदर, 4 और जुड़ गए, और वर्तमान में 2025 में भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 89 हो गई है। ये पूछ रहा है कितने शामिल हुए हैं, 4 नए शामिल हुए हैं। कौन कौन से शामिल हुए हैं, एक आपके सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, एक आपके थरथेंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। तो 2 तो तमिलनाडु के हैं, एक सिक्किम का है खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि, और एक उदवा झील है आपकी कहां की, झारखंड की। इस प्रकार से 4 नए रामसर स्थल शामिल होते ही टोटल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई। सर्वाधिक रामसर स्थल कौन से राज्य में है पूछे, तमिलनाडु में है कितने साहब, 20, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, पूछ लिया आपसे, राजस्थान के अंदर रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या बताओ, रामसर स्थलों की संख्या बताओ। चलो संख्या मैं बता देता हूं आपको, राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 2 ही है, लेकिन ये 2 कौन कौन से हैं, इन दोनों का नाम आपको बताना है, और कौन कौन से सन के अंदर इनको रामसर स्थल बनाया गया था, ये भी बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में आकर के। थोड़ा बहुत आपके नॉलेज का लेवल भी तो चेक किया जाए कि कितना क्या आपको पता है, और यहां से भी सवाल पुटअप हो सकता है। रामसर स्थलों की बात आई है तो रामसर, राजस्थान से रामसर स्थल, अच्छा 5 नए रामसर स्थल राजस्थान की तरफ से आर्द्रभूमि स्थलों के लिए साथियों क्या किए जा चुके हैं, अधिसूचित किए जा चुके हैं। उनकी सूचना जो है भारत के केंद्रीय मंत्रालय के पास राजस्थान के द्वारा भेज दी जा चुकी है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के पास। अब भारत का पर्यावरण मंत्रालय आगे उसको भेजेगा, और उसके बाद में हो सकता है कि उनको रामसर स्थलों का दर्जा मिल जाए। बाकी टिल नाउ राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 2 ही है। 2 कौन कौन से, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दोगे। भारत में कितने हो गए, तो 89 हो गए। बात करें तमिलनाडु की, सर्वाधिक हो गए कितने, 20। किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण साथियों आपके फिलीपींस के अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना ने कहां पर कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ में जल, थल और रक्षा अभ्यास किया है। तो देखो ये जल थल रक्षा 2025 अभ्यास की बात कर रहा है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था। इसका आयोजन हुआ था साथियों आपके गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पेड़ पर जियो टैग और QR कोड लगाने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना है।
अपने साथियों दक्षिणी राज्य है एक तेलंगाना, तेलंगाना का गांव है जिसका नाम है मुखरा। इस मुखरा गांव के अंदर अब प्रत्येक पेड़ के ऊपर एक क्यूआर कोड लगेगा जिसमें उस पेड़ की क्या होगी, डिटेल होगी सारी की सारी। यानी कि एक तरीके से ये जियो टैग है, प्रत्येक पेड़ के ऊपर उस पेड़ की पहचान होगी, उस पेड़ को कोई काट नहीं सकता। इसके लिए तेलंगाना में साथियों मुखरा गांव के अंदर प्रत्येक पेड़ पर क्या लगने वाला, क्यूआर कोड, और ये देश का ऐसा पहला गांव बनने वाला है। सवाल अगला कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि ये सेबी की बात कर रहा है साथियों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये एक्सचेंज बोर्ड इन्वेस्टमेंट का, विनिमय बोर्ड, इसके द्वारा लॉन्च किया गया मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म में आई का अर्थ क्या है, तो मित्रा साथियों जो MITR है, MITR है, इसके अंदर आई का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, मित्रा। मित्रा का मतलब है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। तो इसमें आई का मतलब आपसे पूछा है, आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। सवाल अगला कि 7 से 23 फरवरी 2025 को सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ था। देखो साथियों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लो इसको। ये सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का साथियों हाल ही में 38वें संस्करण का आयोजन किया गया था। अच्छा, ये जो 38वां आयोजन था कहां पर हुआ था, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ था। जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सा है ये, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। थीम राज्य कौन से थे इसके अंदर, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य चुना गया था। आयोजक कौन थे, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये 6 लोग संयुक्त रूप से इसके आयोजक थे। सवाल अगला कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा और लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन करा है। किसकी अध्यक्षता में करा है, तो दिनेश खारा की अध्यक्षता के अंदर साथियों एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और ये 7 सदस्यीय समिति क्या काम करेगी, ये 7 सदस्यीय समिति आपके साथियों जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है इसके द्वारा जो 1938 में प्रस्तावित संशोधन है उसकी समीक्षा करनी है। समीक्षा करने के लिए बेसिकली 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि इस बीमा अधिनियम की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति बनी है, तो 7 सदस्यीय समिति बनी है। इस 7 सदस्यीय समिति में से एक आपके अध्यक्ष भाई साहब होंगे, 6 अन्य सदस्य होंगे। और अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खारा अध्यक्ष है इसके अंदर। हाल ही में किन के मध्य आयोजित विवाह राष्ट्रपति भवन में हुआ, प्रथम विवाह था, यानी कि किन 2 लोगों के बीच में हुआ विवाह, प्रथम विवाह बन चुका है जो विवाह राष्ट्रपति भवन में हुआ है। आपको ये बात पता हो आज तक किसी का भी विवाह राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं हुआ है। अगर राष्ट्रपति भवन में किसी के विवाह का आयोजन किया जा रहा है इसका मतलब वो कोई ना कोई सरकारी पद पर कार्यरत ही होगा, और सरकारी पद पर भी स्पेशल रूप से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होगा। अब देखो साथियों हाल ही में 2 आपके असिस्टेंट है, एक तरीके से एक तो पूनम गुप्ता और एक अवनीश कुमार, दोनों के दोनों सीआरपीएफ के अंदर साथियों असिस्टेंट हैं। और इन दोनों का जो विवाह है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर किया गया है और इनका विवाह रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। भारत के इतिहास में पहला विवाह जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था किसका, पूनम गुप्ता और अवनीश कुमार का। दोनों के दोनों सहायक कमांडेंट है कहां पर, सीआरपीएफ के अंदर। वर्ष 2024 में पूनम गुप्ता ने सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का गणतंत्र दिवस परेड पर भी नेतृत्व किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर जिसको आप सिविल डिवीजन के नाम से जानते हो, यूके नाइटहुड के नाम से भी जानते हो, ये किस भारतीय को सम्मानित किया गया था इससे, तो एन चंद्रशेखरन जो कि आपके टाटा समूह के क्या है साथियों, एमडी है, उनको इससे सम्मानित किया गया। यूके नाइटहुड के नाम से भी आप इसको जानते हो। यूके नाइटहुड के नाम से जो सिविल डिवीजन है जो ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर का सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर है, उससे एन चंद्रशेखरन का संबंध किससे है, टाटा से संबंध है इनका। चल इनके बारे में पूरा बात लिखी हुई भी है। एन चंद्रशेखरन सिविल डिवीजन इनको मिला है गवर्नर प्रशस्ति पत्र और मैसाचुसेट्स। अच्छा, गवर्नर के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मैसाचुसेट्स जो दिया गया है वो नीता अंबानी को दिया गया है। और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड आपकी मीना चंदेल को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की किसान है आपकी मीना चंदेल, इनको क्या दिया गया है, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। और एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार अशोक विरनामी को दिया गया है। और ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार आपके एन चंद्रशेखरन को दिया गया है जो कि टाटा समूह के साथियों एमडी है। सवाल अगला कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपकी जो निधि कर है साथियों इनको इससे सम्मानित किया गया है।
दो नाम और है आपके सामने, दिलना के और रूपा ए। दिलना के और रूपा ए जो दोनों है साथियों, ये नौसेना महिला अधिकारी है, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए। इन्होंने हाल ही में पॉइंट नीमो को पार करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है, दुनिया की पहली महिलाएं बन गई है। और डॉक्टर फातिमा जालिद जो है, इनको हाल ही में साथियों शी इज 75 वीमेन इन केमिस्ट्री पुस्तक में शामिल किया गया है। सवाल अगला कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने किसको भारत की 25 मीटर पिस्टल टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त करा है? ये नियुक्त करा है साथियों आपके जसपाल राणा साहब को। जसपाल राणा साहब आपके 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के अंदर, किसमें 25 मीटर पिस्टल के अंदर क्या हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त हुए हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रीय राइफल्स एसोसिएशन के द्वारा। चर्चा में रही खिलाड़ी उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? उन्नति हुड्डा आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, यह भी याद रखना है। किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे कर लिए? कौन नहीं जानता यार, क्रिकेट किंग राहुल, कौन आपके? विराट कोहली। कोहली जी जो है अभी भक्ति भाव के अंदर लगे हैं, प्रेमानंद जी महाराज के पास आए थे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलने लगे हैं और स्पिरिचुअल मार्ग पर आकर के इन्होंने साथियों अपने मन को शांत रखना, विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने दिमाग को सही दिशा के अंदर काम करवाना, ये सारी चीजें इन्होंने सीखी है। अनुष्का शर्मा की मेहरबानी इनके ऊपर। 14,000 रन वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे जल्दी पूरे करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में कौन से देश के फुटबॉल महासंघ को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, जिसको आप फीफा के नाम से जानते हो, इसके नाम से जानते हो, फीफा के नाम से जानते हो, जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ है, इसने साथियों पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ है उसको क्या कर दिया है? फीफा से बाहर कर दिया है, निलंबित कर दिया है डोपिंग के मामले के तहत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फरवरी 2025 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ये CE-20 के नाम से एक क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करा है। आपसे पूछ रहा है ये परीक्षण कहां पर करा है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर ये परीक्षण किया गया है। चलो अगला सवाल, किस देश ने अपना पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप जिसका नाम है शहीद बहमन बागेरी लॉन्च किया है? ये ईरान का है साथियों, शहीद बहमन बागेरी, नाम याद रखना है। ये वॉरशिप है साथियों, पहले ये एक वाणिज्यिक जहाज हुआ करता था, इसको वॉरशिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया किसने? ईरान ने। और ये इस देश का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप होगा, मतलब ये ड्रोन को अपने साथ में कैरी करेगा, बहुत सारे लड़ाकू ड्रोन इसके ऊपर उपस्थित होंगे। हाल ही में ब्रह्मांड की सबसे विशाल संरचना क्वीपू को किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने क्वीपू को खोज निकाला है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे विशाल संरचना है। हाल ही में देश का पहला रेटिना बायो बैंक कहां पर लॉन्च किया गया? अमृता अस्पताल कोची के अंदर देश का पहला रेटिना बायो बैंक। ब्लड बैंक का नाम तो आपने सुना होगा, ब्लड बैंक तो हर जगह होता ही है। आंख का जो रेटिना होता है उस रेटिना का बायो बैंक पहली बार कहां पर? कोच्चि का अस्पताल है साथियों, जिसका नाम है अमृता अस्पताल, इसके अंदर लॉन्च किया गया है। किस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है साथियों, ये WHO, जिस WHO से कुछ दिन पहले आपका अमेरिका ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। अमेरिका तो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर निकल चुका है, इसके अलावा अमेरिका आपके पेरिस समझौते से भी बाहर निकल चुका है, और इसके अलावा अमेरिका जो है साथियों आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से भी, UNHRC ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इससे भी बाहर निकल चुका है। तो अमेरिका के बारे में ध्यान रखना है, WHO, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो कि किससे संबंधित था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता था। COP21 के अंदर 2015 के अंदर हुआ था पेरिस के अंदर, उस समझौते से भी अमेरिका बाहर हो गया है। और हाल ही में अमेरिका के WHO से बाहर होने के बाद में एक अमेरिकी कॉन्टिनेंट का ही, अमेरिकी महाद्वीप का ही एक देश है साथियों, जिसका नाम है अर्जेंटीना, ये भी WHO से बाहर हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके अर्जेंटीना। किस देश ने फरवरी 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है। कहां पर जाके संभाली थी? मालदीव में जाकर के संभाली थी साथियों भारत ने ये अध्यक्षता। 18 फरवरी 2025 को किस देश के ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की पुष्टि करी है? तो ब्राजील जो है साथियों, ये आपके ओपेक प्लस के अंदर शामिल होने जा रहा है। ओपेक प्लस में किसके रूप में? पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने जा रहा है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा किसे वकालत श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वकालत श्रेणी में आपके जो अखिल जैन भाई साहब है, इनको साथियों प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए, आपको पता हो तो, ये भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार दिए
जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए प्राणी मित्र पुरस्कार 5 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं और जीव दया पुरस्कार आपके 3 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। तो हाल ही में प्राणी मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार ये दिए गए थे, प्राणी मित्र और जीव दया। तो प्राणी मित्र कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं प्राणी मित्र पुरस्कार, और जीव दया पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आपको नाम याद रखना है। प्राणी मित्र श्रेणी जो आपके 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं, प्राणी मित्र वकालत श्रेणी का पुरस्कार अखिल जैन को मिला है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। नवीन विचार श्रेणी के अंदर पुरस्कार आपके रमेश भाई, वेलिजा भाई और रूपारेलिया गुजरात को मिला है। और जीवन पर्यंत पशु सेवा का साथियों हरनारायण सोनी जी को, जो कि ओसियां जोधपुर से है। और पशु कल्याण संगठन का श्री 1008 श्री राम रतनदास जी वैष्णव गौ सेवा समिति, जो कि कहां पर है? करह धाम मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको मिला है पशु कल्याण संगठन का पुरस्कार। कौन सा? प्राणी मित्र पुरस्कार। अगली बात करें कॉर्पोरेट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सरकारी सहकारी निकाय का जो पुरस्कार है वो राधे कृष्ण मित्र हाथी कल्याण ट्रस्ट, जो कि जामनगर गुजरात में, इसको मिला था। और जीव दया पुरस्कारों की जब अपन बात करते हैं तो 3 श्रेणियां व्यक्ति में मिला है, सुश्री निशा सुब्रमण्यम जो कि कुंजू मुंबई की है। पशु कल्याण संगठन का भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र गुजरात का, इसको मिला है। और स्कूल संस्था की श्रेणी के अंदर मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर राजस्थान और मास्टर आदि शाह मुंबई, इनको साथियों दिया गया है। अगली बात करें 98वें नंबर के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की, जो कि फरवरी 2025 में आयोजित होता है। पूछ रहा कहां आयोजित हुआ था? इसका आयोजन हुआ था साथियों आपके कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। क्या है ये? 98वें नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है। जिस प्रकार से आपका हिंदी साहित्य का सम्मेलन होता है, उसी प्रकार से मराठी साहित्य का भी सम्मेलन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर 98वें नंबर का। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 की समग्र श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये साथियों वही पंचायत अंतरण सूचकांक है जिस सूचकांक के अंदर ये बात बताई गई है कि कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सबसे अग्रणी तौर पर कार्य कर रहा है। तो इसके अंदर नाम निकल करके आया आपके किसका? कर्नाटक का। कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जो मुख्यालय है फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता का है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? नाम बदल करके इसका विजय दुर्ग कर दिया है। अच्छा, विजय दुर्ग किसका नाम करा है? तो ध्यान रखोगे फोर्ट विलियम का नाम, फोर्ट विलियम कोलकाता, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान वर्ष 2025 की फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के रक्षा व्यय में, अच्छा विश्व का यानी कि वर्ल्ड लेवल पर साथियों डिफेंस के मामले में सबसे अधिक खर्च करने वाला राष्ट्र कौन सा है? देश कौन सा है? तो वो आपका अमेरिका है। कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें यह बताता है कि दुनिया का कौन सा देश अपने रक्षा क्षेत्र के अंदर, डिफेंस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो वो आपका अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल अगला, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ किस कंपनी की परियोजना है जो दुनिया के 5 महाद्वीपों को समुद्री केबल के जरिए कनेक्ट करेगी? आपको पता है दुनिया के 5 मेजर कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट वाटरवर्थ चलाया गया है। किस कंपनी के द्वारा चलाया गया? तो ये मेटा कंपनी के द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी। गेंदबाज राशिद खान T20 फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में? T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। पूछ रहा है कि राशिद खान का संबंध किस देश से है? राशिद खान आपके अफगानिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2025 में किसने राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग 2024-25 का खिताब जीता है? साथियों ये जो नेशनल लेवल की घुड़सवारी चैंपियनशिप है, ये खिताब किसने जीत लिया है? ये आपके तेजस ढींगरा ने जीत लिया, जिसका आयोजन फरवरी 2025 में हुआ था। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को डोपिंग के मामले में 3 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? टेनिस खिलाड़ी साथियों जिसने अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोनों जीत रखे हैं, नाम आपका जेनिक सिनर। हाल ही में आपके जनवरी 2025 के अंदर आयोजन हुआ था। कौन सा? आपके जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसका पहला ग्रैंड स्लैम, उसको भी जेनिक सिनर ने जीता है, इटली के खिलाड़ी है। और इनको साथियों क्या कर दिया है? डोपिंग के मामले में टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। 11 फरवरी 2025 को भारत ऊर्जा सप्ताह का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? कौन सा संस्करण किया गया था भारत ऊर्जा सप्ताह का? तो ये तीसरा संस्करण था साथियों। किसका तीसरा संस्करण था? ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? दिल्ली के अंदर किया गया था, ये याद रखना है। लास्ट एंड फाइनल सवाल, विंग रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में या किन किन के बीच में हुआ है? तो विंग रेडर भारत के अंदर होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत की सेना और भारत की वायुसेना के बीच में, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में आयोजित होता है साथियों। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, दोनों सेनाओं की आपस में भागीदारी बढ़ाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन करा, जिसका नाम क्या है? विंग्ड रेडर।
विंग्ड रेडर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच में होने वाला अभ्यास है। अब यहाँ पर आकर के आपके सारे के सारे सवाल होते हैं कंप्लीट। लगभग 113 स्लाइड है, 70 से ज्यादा सवाल इसके अंदर आपके हैं साथियों, और इन सवालों का अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका पीडीएफ जो है उसकी हो सके तो प्रिंट निकलवा लेना, या फिर आपके सामने मोबाइल में रखना और 2-3 बार इसका रिवीजन कर लेना अगर आपने क्लास देख ली है तो। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स थी आपकी, जो कि पटवार और जेल प्रेरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंटरनेशनल चीजें भी इसके अंदर शामिल थी। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट साइंस की क्लास के अंदर। जेल प्रेरी के लिए कल आने वाली है आपके एक तो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन वाली क्लास, उसके बाद में एक मैराथन आने वाली है साइंस की, कंप्लीट साइंस, जो आपके 6 टॉपिक है, 6 के 6 टॉपिक को एक ही क्लास के अंदर कवर करके लाने वाला हूं। उससे पहले आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की क्लास मिलेगी, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, अपन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी की पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को अपना ख्याल रखना है और पढ़ते रहना है और मस्त रहना है। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।